जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार कश्यप स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है VDS नॉलेज प्लस। आज का हमारा टॉपिक है होल नंबर्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप कॉपी और पेन लेके हो जाइए तैयार। होल नंबर्स, होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो इसे समझने के लिए हम पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। होल नंबर्स की परिभाषा है परिभाषा प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया है प्राकृतिक संख्याओं। संख्याओं यानी प्राकृतिक संख्या एक शब्द आ गया, एक नई चीज आ गई प्राकृतिक संख्या है। मतलब उनमें हम शामिल करेंगे शून्य को, तब जाके ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट। अभी हमने डॉट डॉट लगाया है, तो ये डॉट डॉट क्यों लगाया है? हमने एक लिखा फिर 10 लिखा, उसके बाद डॉट डॉट लगाया है। इसका अर्थ है कि ये हम कभी लिखते जाएं लेकिन ये कभी इनका अंत नहीं है, कभी इनका एंड नहीं है। नहीं, प्राकृतिक संख्याओं में आखिरी संख्या क्या है ये पता लगाना संभव नहीं है, इसलिए डॉट डॉट लगाया था। ये हम लिखते रहे ऐसे हजारों बोर्ड भर दें, हजारों नोटबुक भर दें, लेकिन इसका कभी एंड नहीं होगा। ठीक है। तो अब ये है प्राकृतिक संख्याएं। अब इनमें शून्य को भी शामिल कर दें, यानी अब हम ऐसे लिखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। जब शून्य को भी शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ये हो गई पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। अब इनके अलावा भी और संख्या होती है बहुत सारी,
जैसे कभी आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ 2/3, या ये भी देखा होगा कभी इस तरह से लिखा हुआ 5 सही 1/3, या ऐसे भी देखा हुआ कभी लिखा हुआ 2.01। ये भी संख्या है, लेकिन ये क्या है, ये पूर्ण संख्याएं भी नहीं है और ना ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये है ये है भिन्न यानी फ्रैक्शन, और ये दशमलव संख्या। और जो भिन्न होती है वो होती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, समझ गए होंगे आपकी पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन नियमों को समझते हैं जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं संतुष्ट करती हैं। तो वो कौन कौन से नियम है जिन्हें पूर्ण संख्या संतुष्ट करती है पूरी तरह से? वो 4 नियम है। उनमें पहला नियम है संवरक नियम, दूसरा है क्रम विनिमय नियम, और तीसरा है साहचर्य नियम, और चौथा है बंटन नियम। ठीक है, ये 4 नियम है जिन्हें पूर्ण संख्या संतुष्ट करती हैं। तो हम समझते हैं पहला नियम। पहला नियम हमारा समवरक नियम। समवरक नियम, समवरक नियम को इंग्लिश में क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, समवरक नियम। ठीक है, अब ये समझते हैं समवरक नियम क्या है। इसके अनुसार समवरक नियम का अर्थ है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल और गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। अब इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमने लिखा 5 + 3। 5 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है। इन दोनों का टोटल करेंगे, योग करेंगे तो आएगा 8। तो 8 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यानी किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या होता है। ये समवरक नियम है, इसी को समवरक नियम कहते हैं। या फिर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का प्रोडक्ट, जैसे मान लो 3 × 4। 3 एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 3 और 4 का प्रोडक्ट यानी गुणनफल होगा 3 चौक 12। तो 12 भी एक पूर्ण संख्या है। ये है समवरक नियम। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला नियम। इसे भी रब कर देते हैं। दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसे देखते हैं क्रम विनिमय। क्रम का अर्थ है मतलब क्रम, विनिमय मानी बदलने, यानी क्रम बदलने पर योग पर और गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नियम ही जोड़ और गुणा पर ही लागू होता है। जैसे कि समवरक नियम केवल जोड़ और गुणा पर ही लागू हो रहा था,
अब इसको देखते हैं। जैसे मान लो हम की दो संख्याओं को लें जो पूर्ण हो, जैसे कि 6 + 3। 6 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है। तीनों को, इनको दोनों को जोड़ दिया, 6 और 3 हो गए 9। 9 भी एक पूर्ण संख्या है। अब हम इनका क्रम बदल दें। अगर हम ऐसे लिख दें कि 6 और 3 9 हुए, तो 3 और 6 भी 9 ही हुए। ठीक है। इसी तरह से गुणा के लिए देखते हैं। अगर हम गुणा करें इस तरह से, 4 और 5 की गुणा करते हैं, तो कितनी आगे इनकी गुणा? 5 और 20। ठीक है। अब इनका क्रम बदल देते हैं। 4 को यहां लिखें, 5 को यहां लिखें, फिर इनकी गुणा करें, तो 4 पंजे 20, यानी सेम आया। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ठीक। एसोसिएटिव लॉ। अब इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, यही नियम क्या है। ठीक है। मान लो हमने ये संख्या लिखी कि 3 प्लस ब्रैकेट 4 + 5। ठीक है। अब इन्हें हम हल करते हैं, तो 3 + 4 और 5 कितने हो गए? 9। तो हम ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक। तो अब 9 और 3 कितने हो गए? 12 है। अब हम ऐसा करते हैं, 3 + 4 और +5। ठीक है। समझ गए ना ये? अभी हमने क्या किया, ब्रैकेट यहाँ लगाई 4 और 5 के बाहर। अब हमने ब्रैकेट क्या लगाई? 3 और 4 और 5 बाहर कर दिए। तो क्या इनका जो टोटल है वो सेम आएगा या बदल जाएगा? ठीक है। अब देखो, 4 और 3 कितने हुए? 4 और 3 हुए 7 + 5। अब 7 और 5 कितने हुए? 12 है। यानी दोनों का टोटल बराबर आया। ठीक है। अब हम देखते हैं जो गुणा के लिए, क्या गुणा पर भी ये नियम लागू होता है या नहीं। ठीक है। हमने कोई संख्या लिखी, मान लो 2 गुणा 4 गुणा 6। ठीक है। अब इसको हल करेंगे पहले। ठीक है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हल करते हैं ना। तो 4 6 24। ठीक है। अब 2 की और 24 की गुणा करेंगे, तो 24 दूनी 48। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनको, इनका, इनके ग्रुप बदल देंगे। अब लिखेंगे 2 गुणा 4 और गुणा 6, इस तरह से। ठीक है ना। अभी हमने यहाँ ब्रैकेट लगाई, अब हमने यहाँ लगाई ब्रैकेट। ठीक है? मगर संख्या वही है, सेम है। ठीक है। तो 4 दूनी कितने हो गए? 8। 8 गुणा 6। अब 8 की और 6 की गुणा करेंगे, तो 8 6 48, यानी यहाँ भी 48 आया और यहाँ भी 48 आया। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया साहचर्य नियम। लेकिन ये नियम घटा और भाग पर लागू नहीं होगा। अगर घटा या भाग होगा तो ये लागू नहीं होगा, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है। उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है। अब लेते हैं अगला नियम, देखते हैं। अगला नियम है बंटन नियम। नियम
इसे कहते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, बंटन नियम। अब जिसका नाम अर्थ समझते हैं, बंटन, बंटन का अर्थ होता है बांटना, ठीक है। तो इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हम ये उदाहरण लेते हैं कि 3 × 4 प्लस, इस तरह से मान लो ये कोई कुछ संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इन्हें हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ऐसा करेंगे कि 3 × अब 4 और 2 को जोड़ देंगे तो हो गए 6। अब 6 और 3 की गुणा करेंगे, ठीक है, तो 3 6 हो गए 18। अब देखो बंटन नियम के आधार पर करेंगे। बंटन का मतलब बांटना, इसका अर्थ क्या है, ये 3 जो है 3 की गुणा 4 से भी होगी, 3 गुणा 2 से भी होगी। 3 × 4 प्लस 3 × 2, यानी हमने क्या किया, बांट दिए, ये 3 बांट दिए। अब ये 3 क्या थे, तो साझी में थे, दोनों के थे इकट्ठे, या हमने बांट दिए तीनों, 3 4 के भी थे, 2 के भी थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखते हैं कि इनका जो हल करने के बाद बदलता है या सेम आता है। 4 यहाँ हो गए 12, ठीक है, और 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ेंगे, कहीं बीच में प्लस है, तो 6 और 12 कितने हो गए, यानी 18, ठीक है, तो सेम आया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 4 नियम जो हमारी पूर्ण संख्याओं के लिए संतुष्ट करती हैं, वो न समझा हमने। तो हमें उम्मीद है कि ये नियम आपको समझ में आए होंगे। अब हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यानी इसका मतलब है कि इन सब की गुणा करें तो जो इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि इनकी गुणा ऐसा करते हैं कि 3207 की 12 से गुणा करें, ठीक है, फिर जो उनका गुणनफल आए उसकी गुणा हम 17 से करें, फिर जो उनका गुणनफल आए उसकी गुणा हम 13 से करें, तो ऐसे बहुत सवाल बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत टाइम भी लगेगा और हो सकता है कि गलत भी हो जाए। तो इसे करने का, संक्षेप में करने का क्या तरीका है वो बताते हैं हम। तो इसे क्या करेंगे हम कि इनमें जो इकाई इकाई के अंक हैं केवल उन्हें लेंगे। जैसे यहाँ 7 इकाई पर तो 7 ले लेंगे, या 2 ले लेंगे, या 7 ले लेंगे, या 3, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 7 गुणा 7 से कर लेंगे तो हो गए 49, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम ये 4 भी छोड़ देंगे, केवल इसमें ये इकाई है और ये इकाई है, तो इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो 6 9 54, ठीक है। अब 54 में देखा हमने इकाई का अंक क्या है 4, यानी कि इन सब की अगर हम गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर आएगा 4, ठीक है। हमारा आंसर हुआ 4। दूसरा प्रश्न है 9360 डिवाइडेड बाई 54 डिवाइडेड बाई 18 यानी 18, ठीक है, का मान क्या होगा। अब इसमें ये 2 बार भाग आ गया, तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है एग्जाम में तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब इसका अर्थ है क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं इनकी भाग इनसे करते हैं फिर इनकी भाग इनसे करते हैं, तो ये गलत तरीका है। ये ऐसा हल होगा 3960 बटे 54 भाग 18, इस गुणा 18,
यहाँ भाग की जगह यहाँ गुणा आएगा। ठीक है, 3960/54 गुणा 18। अब इसे हल कर देंगे। अब 18 से ये काट देंगे। ठीक है, 18 दूनी 36, फिर 3 इधर आ गया, 18 दूनी 36, कट गए। अब हम लिखेंगे यहाँ 220/54। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है, यानी 110/27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे बदल देंगे मिश्र भिन्न में। हम 110 के लिए 27 से भाग करेंगे, 27 से भाग 110 के लिए। ठीक है, तो अब देखें कितना तक पढ़ा पड़ जाएगा। इसमें बड़ा पढ़ सकते हैं हम लगभग, देखिए 5 तक पड़ जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, और 3 ज़्यादा हो रहा है, 4 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8, इतना सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 में से 8 घटाए 2 बचे, इधर रह गया 0, कुछ नहीं, यानी ठीक है, यानी 4 सही 2/27 आंसर। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं क्या किया हमने। इन्हें ऊपर लिखा, इन दोनों के गुणनफल से भाग कर दिया। ठीक है, ये 18 से ये काट दिए तो इतने आ गए। फिर क्या किया, 2 से काट दिए तो 110/27 आया। 27 से इनको भाग किया तो 4 तो भागफल पूरा पूरा आ गया, 2 शेष बचे वो ऊपर 27। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। तीसरा प्रश्न है, बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 1,23,43,67,895 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। पूर्णता का मतलब पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कोई शेष नहीं बचेगा। तो ये पता लगाना है हमें कि ये जो संख्या है 11 से क्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, और भाग भी नहीं करना है, जैसे इस तरह भाग भी नहीं करना है। तो कैसे पता लगाएंगे, इसको पता लगाने का जो तरीका है, जो विधि है, वो इस तरह से है। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे विषम विषम स्थानों पर आए अंकों का योग, ये लिखेंगे। यानी इस संख्या में विषम स्थानों पर आए अंकों का योग क्या है। विषम स्थान कौन से होते हैं, विषम यानी पहला, तीसरा, पांचवा, ये विषम हो गए ना। तो पहला पहला अंक क्या है, 1, 1। तीसरा यानी 3, फिर है 5, 5 के बाद फिर है 7, 7 के बाद है 9, 9। ठीक है ना। अब लिखेंगे सम स्थानों पर, सम स्थानों पर आए अंकों का योग। ठीक है, ध्यान से देखना। सम, अब सम स्थान, सम मतलब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, इस तरह से। ठीक है, दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर 2 है, 2, 4, 4 के बाद इधर है 6, 6, फिर है 6 के बाद 8,
और 8 के बाद है 5। अब क्या लेगा, इनका योग टोटल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं टोटल कितना आता है, 25, ठीक है। इनका टोटल आया, ऊपर वाली संख्या होगा 25। अब इनका देखते हैं कितना आता है, 12 और यानी इनका भी आया 25, ठीक है। ध्यान से देखो, 4 फिर 5 7 और 9 सब जोड़ेंगे तो 25 हो गए। इनको जोड़ा देखो, 6 और 6 12 और 12 8 20 और 5 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे अंतर। अंतर यानी जो हमारा योग आया है विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग, उनका अंतर। अंतर यानी 25 माइनस 25। अगर हम 25 में से 25 घटाते हैं तो कितना आएगा, 0। तो 0 आया, तो क्या ये विभाजित होगी या नहीं। तो 11 से विभाजित होने का क्या नियम है, ये नियम है कि उस संख्या में विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो या 11 का कोई गुणज हो, गुणज, ठीक है। मतलब 11 से, जैसे 11 का 22 33 44 इस तरह से हो, तो वो संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ 0 आया है, इसका अर्थ है कि मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। समझ में आ गया। यानी किसी संख्या को कैसे पता लगाएंगे वो 11 से विभाजित होगी या नहीं, हम पहले लिखेंगे उस संख्या में विषम स्थानों पर आए अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग और उनका अंतर। उनका अंतर अगर 0 आए या 11 का कोई ही गुणज आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, और अगर ये नहीं आता है तो वो संख्या विभाजित नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणन, गुणन यानी उनकी गुणा यानी गुणनफल 20 है, तो उनके विलोमों का योग क्या होगा। यानी इसका मतलब कि दो संख्या है, कोई दो संख्या है, उनका टोटल 10 है और उनकी अगर गुणा करते हैं तो 20 आती है, तो उनके विलोमों का योग क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे हल करेंगे, हम लेंगे माना कि हमें संख्या पता नहीं है, तो क्या करेंगे, माना पहली संख्या x मान ली हमने, माना दूसरी संख्या y मान ली हमने, ठीक है। इस तरह संख्या मान ली, हमें पता नहीं है वो संख्या कितनी है। पहली संख्या x मान ली, दूसरी y। अब इनका विलोम, अब पहली संख्या का विलोम कितना होगा, x का विलोम कितना होगा, x का विलोम होगा 1/x, ठीक है। अब y का विलोम कितना होगा, 1/y। ये इनके विलोम हो गए। अब शर्त क्या कह रही है कि दो संख्याओं का योग 10 है, यानी दो संख्याएं वो है x और y, ठीक। यानी x प्लस y बराबर है 10, और उनका गुणन यानी उनकी गुणा करते हैं अगर तो आता है, यानी x की और y की गुणा करते हैं तो आता है 20, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
हम योग को इनके गुणनफल से भाग कर देंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई बटे एक्स गुणा, या हम इसको केवल एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो इसका मान है 10 और इसका मान है 20। ठीक है, जैसे उसमें लिखा नहीं कि गुणन 20 है और टोटल 10 है। अब इनको शून्य से शून्य कट गया तो आया 1/2। तो इनके विलोमों का योग पूछा है। तो अगर जैसे हम इनकी, अब इनका विलोम कितना आएगा ये निकालना है। ठीक है, तो विलोम यानी अगर हम इससे इसको भाग करेंगे तो कितने आएंगे। ठीक है, तो इससे अगर भाग करेंगे इसलिए तो यही आएगा 1/x और प्लस 1/y आएगा। अब ये कैसा आएगा दिखाते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो ये है x प्लस y। ठीक है, इसे हम भाग करेंगे एक्स वाई से। एक्स वाई का मतलब मुझे एक्स गुणा वाई, कोई चिन्ह नहीं होता है, वहां गुणा होता है। ठीक है, अब दो भाग करते हैं, भाग करने पर इतना आएगा। ठीक है, अब भाग करने क्या करते हैं हम, मतलब हम इसमें कितने की गुणा करें कि एक्स आए, तो हम इसमें 1/y की गुणा करेंगे। भाग का ये नहीं, भाग करते समय यानी इस जो भाजक है उसमें भागफल से गुणा करते हैं, तो जहां पहला जो व्यंजक है उसके बराबर आना चाहिए। तो देखो अब अलग करके दिखाते हैं, जो इनकी गुणा करेंगे तो एक्स आएगा। कैसे, एक्स वाई गुणा 1/y। ठीक है, तो वाई से तो वाई कट गया और एक की और एक्स गुणा एक्स आएगी, एक्स आया तो लिख देंगे एक्स। फिर एक लाइन खींचते हैं, फिर उसके चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं, ये कट गया। अब इसको उतार लेंगे, ये बचा वाई जो प्लस का है। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। अब हमें लाना है, अब हम इसमें कितने की गुणा करें कि बाई आए और वो प्लस का आए, तो हम यहां लिखेंगे प्लस का 1/x। ठीक है, अब देखो, अब इसकी गुणा करेंगे तो देखो बाई आएगा। कैसे, ये है एक्स बाई गुणा 1/x, तो x से x कट गया और बाई की 1 से गुणा करेंगे तो आएगा बाई। ठीक है, तो बाई आया तो बाई हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम चिन्ह बदलेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, इसका चिन्ह बदला तो ये प्लस का ये माइनस का कट गए, तो भागफल आया इतना। अब ये क्या है, इसमें बाई पहला आ गया 1/y और 1/x बाद में आया और बीच में प्लस है, तो हमने बताया था कि क्रमबन में नियम के अनुसार ये दोनों सही है। क्रम बदलने से योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y, यानी चाहे हम 1/y को पहले लिखे चाहे 1/x को पहले लिखे, तो उसमें योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यानी इसके जो विलोम है उनका मान कितना होगा, उनका मान 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका दोनों का मान 1/2 आया और इनका मतलब ये है, तो यानी उसमें पूछा क्या था, उनके विलोमों का योग क्या होगा, तो विलोमों का योग होगा 1/2। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने आज क्या सीखा ये हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करें। ये हमारा दूसरा वीडियो है, हो सकता है वीडियो थोड़ा टेक्निकल दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन आप अभी हमारे शैक्षिक पक्ष को ही देखें, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।